वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। माइनिंग का काम, खनन का काम सदैव से ही जोखिम भरा रहा है। माइनर्स जो आपके और हमारे भलाई के लिए, देश और दुनिया के प्रगति के लिए जमीन का सीना चीरकर जमीन के 1000-1500 फीट नीचे जा करके मेटल्स और मिनरल्स बाहर लेके आते हैं। धरती से ये जो मेटल और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने का जो काम है वो बहुत ही जोखिम भरा काम है, जिसमें तरह तरह के एक्सीडेंट आए दिन देखने को मिलते हैं। माइनर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, फैटल और डिजास्टर, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट की खबर आए दिन हमें सुनने को मिलते रहता है। जिस एक्सीडेंट में 10 या 10 से ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए उसे हम डिजास्टर का नाम देते हैं। और एक ऐसा ही डिजास्टर ईरान में देखा गया 21 सितंबर 2024 को, जहां 69 वर्कर्स एक कोल माइन के अंदर काम कर रहे थे, जहां मीथेन एक्सप्लोजन, फायर डैम एक्सप्लोजन होने के कारण 51 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। आज के टाइम पे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी इस तरह का घटना घटित होना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। आज के इस वीडियो में इसी एक्सीडेंट के बारे में, इसी डिजास्टर के बारे में जानेंगे कि क्यों यह ट्रेजेडी हुआ, इस ट्रेजेडी के कारण क्या क्या हैं देश और दुनिया में मीथेन गैस एक्सप्लोजन के कारण, और कब कब इस प्रकार का ट्रेजेडी हुआ है उनके कारणों की भी समीक्षा करेंगे। हमारे देश के अंदर में मीथेन गैस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, मीथेन गैस के मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या रेगुलेशन बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस के बारे में भी जानेंगे। ईरान माइन एक्सप्लोजन ट्रेजेडी 21 सितंबर को घटित यह घटना बड़ा ही दुखद घटना है जो ईरान के तबास नामक माइंस के अंदर में घटित हुआ। इस ट्रेजेडी, इस डिजास्टर के कारणों की यदि हम बात करें तो यह ट्रेजेडी मीथेन गैस एक्सप्लोजन के कारण हुआ। मीथेन गैस एक्सप्लोजन जो कि तबास ईरान के अंदर 21 सितंबर 2024 को घटित हुआ। जब यह ट्रेजेडी हुआ तो उस टाइम पे 69 वर्कर्स उस अंडरग्राउंड कोल माइन के अंदर में काम कर रहे थे, और उस 69 वर्कर्स में से 51 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। माइंस के अंदर में सेफ्टी वायलेशन किया जा रहा था। गैस से संबंधित जो भी वहां पे प्रोविजंस थे उनको इग्नोर किया जा रहा था। मीथेन गैस की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। माइंस के अंदर में घटना घटित होने का एक बड़ा कारण क्या होता है कि जहां पे आपके पास प्रोडक्शन का दबाव रहे, प्रोडक्शन के दबाव के लिए आप सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर करने लग जाते हैं। आगे आप जान सकते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ 21 सितंबर 2024 को, जिस टाइम पे हुआ वहां पे 69 वर्कर्स काम कर रहे थे। इस घटना के घटने से 30 से ज्यादा लोगों की इंस्टेंट मृत्यु और 22 के आसपास जो लोग वहां पे ट्रैप्ड थे उनका रेस्क्यू वर्क भी बड़ा कठिन काम हो रखा है। कारण क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ गैस का जो जमाव वहां पे हो रखा है, जिसके कारण उसका रेस्क्यू कर पाना, उनको सही सलामत बचा पाना मुश्किल काम हो रखा था। एट एंड बाद में देखा गया कि 22 जो ट्रैप्ड थे, 30 जो पहले मरे थे, उसके बाद में 51 के आसपास टोटल लोगों की मृत्यु इस घटना के कारण, इस डिजास्टर के कारण तबास के माइंस के अंदर में हुआ। मीथेन गैस एक्सप्लोजन के कारण 2017 में भी डिजास्टर हुआ था, जिसमें 43 से ज्यादा जानें गंवाई गई थी। ईरान ने अपने पास्ट से कुछ खास नहीं सीखा। सेम इंसिडेंट दोबारा दोहराया गया 21 सितंबर 2024 को, जिसके फलस्वरूप 51 से ज्यादा मासूमों की जान चली गई। यदि मैं तबास कोल माइन के बारे में बात करूं तो तबास कोल माइन ये साउथ खोर्सियन प्रोविंस, जो कि तबास नामक सिटी के आसपास में स्थित है, और ये जो कोल माइन है वो पारवा डे कोल बेसिन का एक पार्ट है, जो कि देश का सबसे बड़ा कोल माइनिंग रीजन है। देश का जो कोल डिमांड है वो ज्यादातर इसी रीजन से पूरा होता है। यहां पे कोकिंग कोल पाया जाता है जो कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर में यूज होता है।
ईरान के अंदर में 3 मिलियन के आसपास का जो कोल डिमांड है, कोकिंग कोल का जो डिमांड है, उसमें 1.5 मिलियन टन ये खुद प्रोड्यूस करते हैं, बाकी 1.5 मिलियन टन इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इनकी भी कोशिश है कि जितना ज्यादा ये कोयला प्रोड्यूस करेंगे, बाहर देश पे डिपेंडेंसी को ये कम कर सके। इसके लिए एक प्रोडक्शन का बड़ा ही दबाव इस पर्टिकुलर रीजन पे बहुत ज्यादा था। तो ईरान के इंडस्ट्रियल डिमांड को पूरा करने के लिए तबास रीजन का बड़ा ही अहम योगदान है, तबास के कोल माइन का बड़ा ही अहम योगदान है। आगे मैं आपको बता दूं कि ईरान के टोटल कोल माइन में से 1.5 बिलियन टन कोल रिजर्व तबास रीजन के अंदर में सिचुएटेड है, जो कि तबास रीजन को देश के कोल माइनिंग इंडस्ट्री का क्रिटिकल एसेट बनाता है। यदि मैं तबास रीजन के कोल माइंस की बात करूं तो ज्यादातर माइंस अंडरग्राउंड कोल माइन है, जो कि उसे अपने आप में हजार्डियस वर्किंग कंडीशंस बना देता है। वहां पे मीथेन गैस का एक्यूमुलेशन, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान देना, ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। यदि मैं मीथेन गैस एक्सप्लोजन की बात करूं तो उस एक्सप्लोजन पे एक बड़ा योगदान जो होता है, ज्यादातर केस जहां पर भी मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ है वहां वेंटिलेशन सिस्टम फेलियर ही एक बड़ा कारण रहा है, जिसके कारण मीथेन गैस का एक्यूमुलेशन हुआ और वो कन्वर्ट हुआ फायर डैम एक्सप्लोजन में। तो जहां पे अंडरग्राउंड माइंस की आप बात करें तो वहां पे डिफरेंट पॉइजनस गैस और उसके साथ साथ मीथेन गैस, इसका खतरा सदैव ही बना रहता है। तो यह घटना थी ईरान के कोल माइंस का, जहां पे मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन के चलते 51 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। इस मीथेन गैस एक्सप्लोजन का कारण वेंटिलेशन सिस्टम का फेलियर, जिसके चलते मीथेन गैस एक्यूमुलेट हुआ और फायर डैम एक्सप्लोजन का रूप ले लिया। आगे हम जानेंगे इस मीथेन गैस के बारे में कि क्या यह मीथेन गैस है, कितना इसका एक्सप्लोजिविटी लिमिट है, किस कंडीशंस पे यह एक्सप्लोड करता है। मीथेन गैस के एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, मीथेन गैस के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए इंडिया के अंदर में क्या क्या रेगुलेशंस है, उन सारी चीजों के बारे में आगे जानते हैं। मीथेन को हम जनरली फायर डैम के नाम से जानते हैं। मीथेन और ऑक्सीजन, ये दोनों का मिक्सचर मिलकर के फायर डैम बनाता है और इसके चलते जो एक्सप्लोजन होता है उसे हम मीथेन एक्सप्लोजन या फायर डैम एक्सप्लोजन बोलते हैं। मीथेन एक्सप्लोजन जहां कहीं भी होता है उसमें ज्यादातर केस में देखा गया है कि मीथेन एक्सप्लोजन कोल डस्ट एक्सप्लोजन को भी इनिशिएट कर देता है। तो मीथेन के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम कोल डस्ट एक्सप्लोजन के बारे में जानेंगे कि किस कंडीशंस पे कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है और कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए क्या अलग से उपाय डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस के अंदर में करा जाता है। ये जो मीथेन गैस होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.554 होता है, मतलब यह हवा से हल्का होता है। हवा की स्पेसिफिक ग्रेविटी हम 1 लेके चलते हैं। यह हवा से हल्का होने के कारण रूफ पे, माइंस के छत पे एक्यूमुलेट होता है। एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट 5.4 से 14.8 के बीच में मीथेन एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। मीथेन गैस की यदि मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, यानी एक वॉल्यूम मीथेन को 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए होता है, तब जाके यह रिएक्शन कंप्लीट होता है। मतलब हवा में यदि मीथेन 9.5% है तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन कितना परसेंट चाहिए, 19% के आसपास चाहिए। मीथेन एक्सप्लोजन में ये जो 9.5% है ना सर, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है, मोस्ट प्रॉन टू एक्सप्लोजन होता है। उसका कारण भी यही है कि रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए वो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में रहता है। हवा में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है सर, 20.93, 21% के आसपास होता है। मीथेन गैस अगर बढ़ जाए तो वो ऑक्सीजन 19% के आसपास में आ जाता है। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन जितना अमाउंट पे चाहिए, यदि मीथेन 9.5 है तो सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर है। यदि 5.4 से कम है तो विस्फोट होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल है। अगर 14.8 है तो 14.8 के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो इससे ज्यादा में भी एक्सप्लोजन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये जो पर्टिकुलर लिमिट है ये इसके विस्फोटकता की सीमा के अंदर में आते हैं। आगे हम जानते हैं कि कोल माइंस के अंदर में मीथेन गैस आता कैसे है। तो प्लांट मटेरियल्स के बायोकेमिकल या मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन से कोल माइन या कोल बेड के अंदर में मीथेन आते हैं, जो कि
ट्रैप्ड रहते हैं बबल्स के फॉर्म पे या उसके छोटे छोटे छेद के अंदर में ट्रैप्ड रहते हैं। और ये जो मीथेन कंटेंट है कोल सीम के अंदर में डेप्थ के साथ में इंक्रीज होते चले जाता है कि जितना डेप्थ में आप जाएंगे मीथेन मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होती है। और ये जो मीथेन है वो रॉक के पोर्स, फ्रैक्चर्स या फिर वॉइड के अंदर में छुपे रहते हैं। ये तो बात हुई मीथेन गैस के फॉर्मेशन की। यदि मैं बात करूं मोड ऑफ एमिशन की कि माइंस के अंदर में मीथेन गैस आता कैसे है, तो एक तो है स्लो एमिशन कि जो वॉइड्स, फ्रैक्चर्स या पोर्स के अंदर में मीथेन घुसा हुआ है वो जैसे जैसे आप कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोल को निकालते हैं, कोल का प्रोडक्शन करते हैं, वो माइंस के अंदर में आते रहता है। तो एक तो हुआ स्लो एमिशन। दूसरा है गैस ब्लोअर कि कहीं पे यदि गैस रिजर्वायर है, मीथेन गैस का रिजर्वायर है, तो वो हिस के आवाज के साथ में माइंस के अंदर में प्रवेश करता है। और ये जो गैस ब्लोअर है कभी कभी एक आध महीने, तो कभी कभी एक आध साल, तो कभी कभी लगातार 4-5 साल तक गैस को एमिट करते रहता है, गैस को बाहर निकालते रहता है उस पर्टिकुलर गैस रिजर्वायर से। सडन आउटबस्ट कि अगर कोई गैस रिजर्वायर है वहां का कोयला धीरे धीरे करके पतला हो जाए और पतला होकर के जो प्रेशराइज्ड मीथेन गैस है वो अचानक से उस पतले लेयर को तोड़ करके बाहर आ जाए, तो उसे हम गैस आउटबस्ट बोल रहे हैं। ये 3 प्रमुख तरीके हैं जिसके कारण मीथेन माइंस के अंदर में आता है। इसके अलावा गोफ में रूफ फॉल होने से भी मीथेन गैस एक्यूमुलेट हो जाता है माइंस के अंदर में। गोफ की हम बात कर रहे हैं मतलब डिप्लरिंग के दौरान की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के बाद में जब आप डिप्लरिंग करेंगे। बाकी ऊपर में जो 3 चीज आपको मैंने बताया कि स्लो इमिशन, सडन आउटबर्स्ट, गैस ब्लोअर, ये डेवलपमेंट के दौरान में भी हो सकता है और प्रमुखता डेवलपमेंट के दौरान होता है। ये लास्ट वाला केस जो मैं बता रहा हूं वो डिप्लरिंग के दौरान में मीथेन गैस आने की संभावना जो है वो गोफ में रूफ फॉल होने से मीथेन गैस एक्यूमुलेट हो सकता है। आगे हम जानते हैं प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान गैस से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी हम बरतते हैं। सबसे पहला पॉइंट है माइनिंग सरदार शिफ्ट के स्टार्टिंग में, शिफ्ट के प्रारंभ में पहले 2 घंटे के अंदर सारे वर्किंग प्लेस का इंस्पेक्शन करेगा। पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद ही वह आदमियों को किसी भी काम में लगाएगा। एक तो हुआ बात कि सर सबसे पहले जब भी शिफ्ट स्टार्ट होगा पहले 2 घंटे के अंदर में उन्होंने इंस्पेक्शन करा, उसके बाद हर 4 घंटे के अंदर में वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्शन करते रहेगा, गैस का पता करते रहेगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके पास है उसकी मदद से। फेस से 4.5 मीटर तक हवा को पहुंचाने का प्रबंध हम करते हैं कि यदि मीथेन एमिट हो रहा है वो हवा के साथ घुल करके रिटर्न सर्किट को पकड़ ले। 18 मीटर के अंदर, फेस के 18 मीटर के अंदर यदि आप गैस डिटेक्ट कर लेते हैं तो चार्जिंग और ब्लास्टिंग का काम नहीं करेंगे, फेस के रिटर्न साइड में ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। कोल डस्ट एक्सप्लोजन, कोल डस्ट एक्सप्लोजन अलग से नहीं होता बल्कि फायर डंप एक्सप्लोजन ही कारण बनता है कोल डस्ट एक्सप्लोजन का। तो आगे हम जानेंगे क्या है यह कोल डस्ट एक्सप्लोजन, क्यों यह होता है, और इस कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए या फिर यूं कहें फायर डंप एक्सप्लोजन को कोल डस्ट एक्सप्लोजन में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए क्या उपाय है जो माइंस के अंदर में किए जाते हैं और किए जाने चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। जब कोल डस्ट जो कि क्लाउड के फॉर्म में होता है सफिशिएंट साइज और इंटेंसिटी के हीट के कांटेक्ट में आता है सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम के लिए, तो यह एक्सप्लोड कर सकता है। और जब यह एक्सप्लोड करता है, सीरीज में एक्सप्लोड करता है, किसी एक जगह में मान लो कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ माइंस के अंदर में, तो वह धीरे धीरे पूरे माइंस के अंदर में पूरा फैल जाता है, पूरे माइंस के अंदर में यह एक्सप्लोजन हो जाता है। कोल डस्ट एक्सप्लोजन बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर मीथेन एक्सप्लोजन हो रहा है तो किसी एक जगह पे होगा, लेकिन अगर कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो रहा है तो वह पूरे माइंस के अंदर में देखते ही देखते फैल जाता है। नेसेसरी सर्कमस्टांसेस फॉर कोल डस्ट एक्सप्लोजन, कोल डस्ट एक्सप्लोजन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है जो फेवर करते हैं, तो सबसे पहला चीज है कोल डस्ट हवा में उड़ते हुए होना चाहिए। ये जो कोल डस्ट है वो क्लाउडी फॉर्म में होना चाहिए, थिक क्लाउड के फॉर्म में होना चाहिए। वो भी कितना, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ डस्ट है वो भले ही कम हो लेकिन वो क्लाउड के फॉर्म में होना चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर एयर में 30 से 40 ग्राम कोल डस्ट होने चाहिए। किसके लिए? कोल डस्ट एक्सप्लोजन के लिए। तो फिर हम इस कोल डस्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या कुछ है जो माइंस के अंदर में करते हैं, तो सबसे पहला चीज माइंस के अंदर में कोल डस्ट हम प्रोड्यूस ही ना होने दें। दूसरा कि यदि कोल डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या करें सर, सक कर ले, उसे इकट्ठा कर ले या उसे गीला कर दें।
फेज जो कि माइन का आगे बढ़ता हुआ भाग होता है, जहां पे आप ब्लास्टिंग का काम या फिर अगर कंटिन्यूअस माइनर चला रहे हैं तो उसके 90 मीटर तक के हिस्से को आप क्या करेंगे, वॉश आउट करेंगे, या फिर कोल डस्ट यदि एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसे माइन के बाहर निकालेंगे। चौथा चीज क्या है, रिमूवल ऑफ एक्यूमुलेटेड डस्ट फ्रॉम द माइन। जो एक्यूमुलेटेड कोल डस्ट है उसको बाहर निकाले, जहां कहीं भी कोल डस्ट इकट्ठा हो रहा है। एक तो 90 मीटर तक में आप विशेष प्रिकॉशन रख रहे हैं, उसके अलावा जहां कहीं भी कोल डस्ट इकट्ठा अगर हो रहा है तो उसको माइन के बाहर निकालने का काम आप समय समय पे करते रहेंगे। जो कोल डस्ट है उसको आप क्या करिए, गीला कीजिए। उसको गीला भी कितना करना है, एटलीस्ट 30% बाई वेट, कि अगर कोल डस्ट जितना भी है उसके 30% भाग पानी होना चाहिए। स्टोन डस्टिंग, फायर डैम्प एक्सप्लोजन को रोकने के लिए जो कुछ भी प्रिकॉशंस है वो कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोल डस्ट एक्सप्लोजन होगा तभी जब फायर डैम्प एक्सप्लोजन होगा। कॉलेज रोडवे में आपने इलेक्ट्रिक केबल को नहीं लेके जाना है, या इलेक्ट्रिक केबल हॉलेज रोडवे में नहीं होना चाहिए। नॉट शॉर्ट क्या होता है सर, कि जहां पे आप ब्लास्टिंग से जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पे एक्सप्लोजिव या एक्सप्लोजिव कार्टिज होल के अंदर में ब्लास्ट ना होके होल के बाहर यदि ब्लास्ट हो रहा है तो उसे हम ब्लोन आउट शॉट बोलते हैं। तो ये ब्लोन आउट शॉट भी कई सारे केस में देखा गया है कि फायर डैम एक्सप्लोजन का कारण बना है। आगे हम जानते हैं स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में। कोल डस्ट एक्सप्लोजन के लिए एक बड़ा प्रिकॉशन जो माइंस के अंदर में लेते हैं, खासकर डिग्री 2 और डिग्री 3 माइंस के अंदर में लेते हैं, वो है स्टोन डस्ट बैरियर बनाने का काम। तो ये स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है, कहां पे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सर ये स्टोन डस्ट बैरियर क्यों बनाया जाता है, कि माइंस के किसी एक भाग में यदि एक्सप्लोजन हो जाए तो उसको माइंस के बाकी भाग में फैलने से रोकने के लिए हम स्टोन डस्ट बैरियर बनाते हैं। कहां पे जरूरत पड़ता है, इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है उन सारे सीम में जो कि डिग्री 2 या डिग्री 3 है। डिग्री 2 डिग्री 3 माइंस क्या होता है, हम कोल सीम को 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है डिग्री 1, एक होता है डिग्री 2 और एक होता है डिग्री 3। ये विभाजन, ये क्लासिफिकेशन हम मीथेन गैस के एमिशन के बेसिस पे करते हैं कि माइंस के अंदर में कितना मीथेन गैस है। यदि 0.1% या फिर 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस से कम है तो हम डिग्री 1 बोलते हैं। यदि 0.1% से ज्यादा मीथेन है या फिर 1 टन कोयले पे 1 से लेके 10 मीटर क्यूब अगर मीथेन गैस एमिट हो रहा है तो उसे डिग्री 2, और 1 टन कोयले पे 10 मीटर क्यूब से ज्यादा यदि मीथेन एमिट हो रहा है तो उसे हम डिग्री 3 माइन की कैटेगरी में रखते हैं। डिग्री 1 माइन को हम जनरली सेफ मान के चलते हैं। डिग्री 1 के अंदर में यदि मीथेन नहीं भी मिला तब भी उस माइन को हम डिग्री 1 की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये सेफ माइन है। उसके अलावा डिग्री 2 डिग्री 3 इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की जरूरत पड़ती है, और उसी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने की दिशा में हम स्टोन डस्ट बैरियर बना के भी चलते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि डिग्री 2 डिग्री 3 में जो मीथेन का परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव लिमिट में होने की संभावना ज्यादा है, मीथेन गैस एक्सप्लोजन होने की संभावना ज्यादा है। डेवलपमेंट वर्क हो रहा है लेकिन इम्फ्लेमेबल गैस डेंजरस क्वांटिटी में होने की संभावना है, तो वहां पर भी आपको स्टोन डस्ट बैरियर बनाना पड़ेगा। स्टोन डस्ट बैरियर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जब फायर डैम एक्सप्लोजन होता है तो हाई अमाउंट ऑफ हीट के साथ साथ एक हवा का झोंका भी है जो हीट के आगे आगे चलते रहता है। ये जो हवा का झोंका है वो स्टोन डस्ट बैरियर में स्थित फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट पार्टिकल को हवा में उड़ा देता है, हवा में स्प्रेड कर देता है, जो कि हीट को अरेस्ट कर देता है, हीट को आगे बढ़ने से रोक देता है। आगे हम समझते हैं ये जो हम मीथेन का इम्फ्लेमेबिलिटी लिमिट बोल रहे थे या लेग ऑफ इग्निशन जो बोल रहे थे वो क्या चीज है, कैसे वर्क करता है। मीथेन जब सोर्स ऑफ इग्निशन के कांटेक्ट में आता है तो वह तुरंत इग्नाइट नहीं होता, ये कुछ टाइम लेता है। इग्निशन के लिए कुछ टाइम लेता है। ये जो इग्निशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ इग्निशन सोर्स पर। ये कब इग्नाइट होगा, जब ये 22.1 किलो कैलोरी हीट को जब ऑब्जर्व कर लेगा तभी जाके मीथेन इग्नाइट होगा। मीथेन इग्निशन के लिए ये जो टाइम ले रहा है उसे हम लैग ऑन इग्निशन बोलते हैं। 650 डिग्री सेल्सियस पे डिले 10 सेकेंड होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस पे डिले 1 सेकेंड होता है, और यदि सोर्स ऑफ इग्निशन का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है तो 0.1 से 0.2 सेकेंड पे ही मीथेन एक्सप्लोड कर सकता है, इग्नाइट हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस पे लैग ऑन इग्निशन नेग्लिजिबल होता है। मीथेन का इग्निशन टेम्परेचर 650 से 750 डिग्री सेल्सियस होता है कि मीथेन को इग्नाइट करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए 650 डिग्री सेल्सियस
होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक टर्म देखा था मीथेन का एक्सप्लोजिव लिमिट। यदि मीथेन 5.4% से कम है तो वह एक्सप्लोजिव नहीं होगा। अगर 14.8% से ज्यादा है तो वह एक्सप्लोजिव नहीं होगा। क्यों एक्सप्लोजिव नहीं होगा? यदि मीथेन 5.4% से कम है तो जो हीट जनरेट होगा वो इनसफिशिएंट होगा फ्लेम प्रोपगेशन के लिए। यदि मीथेन 14.8% से ज्यादा है तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वो इनसफिशिएंट रहेगा हीट जनरेट करने के लिए जो कि रिक्वायर्ड है फ्लेम प्रोपगेशन के लिए। तो दोनों ही परिस्थिति में कि यदि मीथेन 5.4% से कम है या 14.8% से ज्यादा है, एक्सप्लोजिव नहीं होगा। इसके अलावा जानते हैं कि मीथेन को डिटेक्ट करने के लिए, मीथेन की जानकारी लेने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आज के टाइम पे इंडिया में यूज किए जाते हैं और वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो सबसे पहला है D6 MSA मिथेनोमीटर और BMI मीथेन मॉनिटर। ये दोनों ही व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप, ये सबसे रिलायबल मेथड है कि फ्लेम सेफ्टी लैंप की मदद से उसके गैस कैप के फॉर्मेशन से आप मीथेन की जानकारी लें, मीथेन कितने परसेंट में है या उसका एक्यूमुलेशन है कि नहीं उसकी जानकारी लें। तो ये सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव मेथड है मीथेन के डिटेक्शन के लिए। आगे है स्पाइरल आर्म डिफ्यूजन कंबसन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है रिंग रोज फायर डैम डिटेक्टर, राइकिन इंटरफेरोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, डिटेक्टर ट्यूब बाई ड्रैगर, टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम, LMD लोकल मीथेन डिटेक्टर्स, गैस क्रोमेटोग्राफ जिसमें आप माइन से एयर सैंपल लेकर के गैस क्रोमेटोग्राफ की मदद से गैस का एनालिसिस करते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल में कौन कौन से गैस उपस्थित है। इसमें जो टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है इसके सेंसर माइंस के अंदर में लगाए जाते हैं। इसका डिस्प्ले यूनिट माइंस के बाहर में रहता है कि एक फिक्स प्रीसेट लिमिट से यदि जब बाहर चले जाए, इसमें 5 अलग अलग गैसों का डिटेक्शन या मॉनिटरिंग करा जाता है टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम में। तो इसके सेंसर्स माइंड के अंदर में होता है, डिस्प्ले यूनिट बाहर रहता है जहां पे 24 आवर्स एक आदमी देखने के लिए रहता है या जानने के लिए रहता है कि कोई गैस परमिसिबल लिमिट से या प्रीसेट लिमिट से ज्यादा तो नहीं जा रहा। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है या प्रिंसिपल है जो कि यूज किए जाते हैं माइंस के अंदर में गैस की जानकारी के लिए। माइंस के अंदर में सिर्फ मीथेन का खतरा नहीं होता, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस फ्यूम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह की भी गैसेस हैं जो माइंस के अंदर में पाए जाते हैं जो कि बहुत हार्मफुल, पॉइजनस होते हैं। यदि आप फायर डैम या फिर कोल डस्ट एक्सप्लोजन से संबंधित रेगुलेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप कोल माइन रेगुलेशन CMR 2017 के रेगुलेशन 133 से 142 जो कि संबंधित है फायर से, रेगुलेशन 142 से 145 जो कि संबंधित है डस्ट से, रेगुलेशन 145 स्टोन डस्ट बैरियर, रेगुलेशन 147 प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस, रेगुलेशन 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, रेगुलेशन 166 प्रिकॉशंस अगेंस्ट इनफ्लेमेबल गैस एंड नॉक्शियस गैस, रेगुलेशन 169 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो यदि आप फायर, डस्ट, मीथेन एक्सप्लोजन या कोल डस्ट एक्सप्लोजन से संबंधित रेगुलेशन को पढ़ना चाहते हैं अपने से तो इन सारे रेगुलेशन को विजिट कर सकते हैं कोल माइन रेगुलेशन 2017 के। आगे हम जानते हैं कि देश और दुनिया में घटित मीथेन एक्सप्लोजन के बारे में कि कब, कहां, कैसे मीथेन एक्सप्लोजन हुआ था, कितने लोग उस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन से हताहत हुए, उसकी जानकारी लेते हैं। तो यदि मैं इंडिया के अंदर में मीथेन गैस एक्सप्लोजन की बात करूं तो एक जो इवेंट जो सबसे डिजास्टर्स, सबसे ज्यादा लोग जिससे हताहत हुए थे वो है धनबाद कोल माइन डिजास्टर। ये जो धनबाद कोल माइन डिजास्टर है वो 28 मई 1965 में हुआ था धोरी कॉलरी धनबाद के अंदर में। इस मेजर मीथेन एक्सप्लोजन के चलते 270 से ज्यादा हमारे माइनर्स भाई की मृत्यु हो गई थी। ये इंडिया के इतिहास का वर्स्ट कोल माइन गैस डिजास्टर है जो धोरी कॉलरी धनबाद में हुआ था। जीतपुर कॉलरी एक्सप्लोजन फरवरी 27, 1994 में जीतपुर कॉलरी झारखंड के अंदर मीथेन एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 60 से ज्यादा
माइनर्स की दुखद मृत्यु हो गई। यदि हम इस मीथेन एक्सप्लोजन के कारणों की समीक्षा करें, जो मीथेन वहां एमिट हो रहा था उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाना और वेंटिलेशन सिस्टम का फेलियर, ये दो प्रमुख कारण थे जीतपुर कॉलरी डिजास्टर का। अगला जो डिजास्टर हुआ था वो है बोकारो कॉलरी, जो कि मई 24, 1972 में हुआ था। बोकारो कोलफील्ड, झारखंड। यहां पे मीथेन एक्सप्लोजन चलते बोकारो कॉलरी के अंदर में यह डिजास्टर हुआ, जिसमें कई सारे माइनर्स की मृत्यु हुई। यदि मैं यहां पर भी इस डिजास्टर के कारणों की बात करूं तो इम्प्रॉपर वेंटिलेशन के कारण यह डिजास्टर हुआ था। रामनगौर कॉलरी एक्सप्लोजन, नवंबर 5, 1952 में यह डिजास्टर हुआ था। रामनगौर जो कि वेस्ट बंगाल में है, मीथेन एक्सप्लोजन जो कि अंडरग्राउंड माइन फायर के कारण हुआ, जिससे कई सारे हमारे माइनर्स भाइयों की मृत्यु हो गई। ये तो बात हुई इंडिया के अंदर हुए मीथेन गैस एक्सप्लोजन के। यदि मैं बात करूं वर्ल्ड में हुए मीथेन गैस एक्सप्लोजन की, तो अब तक का सबसे वर्स्ट मीथेन गैस एक्सप्लोजन यदि कहीं देखा गया है तो वो है चाइना के अंदर, जो कि हुआ था 26 अप्रैल 1942 में। इस मीथेन गैस एक्सप्लोजन के चलते 1549 से ज्यादा माइनर्स की दुखद मृत्यु हो गई थी। ये जो मीथेन गैस एक्सप्लोजन था, जो कि बाद में कोल डस्ट एक्सप्लोजन का रूप ले लिया, ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे डेडिएस्ट डिजास्टर रहा है। अगला डिजास्टर है फ्रांस के कोल माइन का, जो कि मार्च 10, 1906 में हुआ था, जिसमें 1099 के आसपास वर्कर्स की मृत्यु हो गई थी। ये भी सिमिलर पैटर्न में हुआ था। पहले मैसिव मीथेन एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद वह कन्वर्ट हो गया कोल डस्ट एक्सप्लोजन में, जिसके चलते यूरोप का सबसे बड़ा माइन डिजास्टर हुआ और 1000 से ज्यादा माइनर्स की मृत्यु हो गई। अगला डिजास्टर है जापान का, जो कि हुआ था 9 नवंबर 1962 में, जिसमें 800 से ज्यादा माइनर्स इंजर्ड हुए, जबकि 558 माइनर्स की मृत्यु हो गई थी। ये भी पहले तो मीथेन एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद में ये जो मीथेन एक्सप्लोजन है वो कोल डस्ट एक्सप्लोजन को इनिशिएट कर दिया, जिसके चलते इतना बड़ा डिजास्टर देखने मिला। ये जो डिजास्टर है वो जापान के हिस्ट्री का अब तक का डेडलीस्ट डिजास्टर के रूप में जाना जाता है। अगला जो डिजास्टर है वो है न्यूजीलैंड का, जो कि 19 नवंबर 2010 में हुआ था, जिसके चलते 29 से ज्यादा माइनर्स की मृत्यु हो गई थी। इस तरह के कई सारे डिजास्टर है जो समय समय पे अलग अलग देश में, अलग अलग जगह में देखने को मिले हैं। 19 मार्च 2007 में रशिया के एक माइन में मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ, जिसके चलते 108 से ज्यादा वर्कर्स की मृत्यु हो गई। फिर अगला डिजास्टर है यूएसए वेस्ट वर्जीनिया का, जहां पे 5 अप्रैल 2010 को मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ, जो कि बाद में कोल डस्ट एक्सप्लोजन का रूप ले लिया। इसने 29 से ज्यादा वर्कर्स की जान ले ली। ज्यादातर केस में आप देखेंगे पुअर वेंटिलेशन ही मीथेन गैस एक्सप्लोजन का कारण बना है। चाइना के अंदर हुआ दूसरा बड़ा मीथेन एक्सप्लोजन, जो कि 9 मई 1960 में हुआ था, जिसके चलते 684 वर्कर्स की, 684 माइनर्स की मृत्यु हो गई। यहां पर भी मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ, जो कि बाद में कोल डस्ट एक्सप्लोजन को इनिशिएट कर दिया। यहां भी देख सकते हैं इनएडिक्वेट वेंटिलेशन सिस्टम, फेलियर टू प्रॉपरली मॉनिटर मीथेन लेवल, ये बड़े रीजन थे जिसके चलते यह डिजास्टर हुआ। अगला डिजास्टर देखिए यूक्रेन, 1979 में यह मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके चलते 200 से ज्यादा माइनर्स की दुखद मृत्यु हो गई थी। फिर से आप देख सकते हैं कि पुअर वेंटिलेशन, नेग्लेक्टेड सेफ्टी मेजर्स, ये बड़े कारण थे यहां पे इस डिजास्टर के होने की। यूएसए वेस्ट वर्जीनिया, 2 जनवरी 2006 को यह डिजास्टर हुआ था, जिसमें 12 से ज्यादा माइनर्स की मृत्यु हो गई थी। अगला कोल माइन मीथेन एक्सप्लोजन, जो कि अफ्रीका का अब तक का वर्स्ट डिजास्टर है, यह हुआ था 6 जून 1972 को अफ्रीका के एक कंट्री जिम्बाब्वे के अंदर में। न्यू मैक्सिको यूएसए, 8 फरवरी 1972, जहां पे मीथेन एक्सप्लोजन के चलते
142 से ज्यादा माइनर्स की मृत्यु हो गई। सिमिलर पैटर्न में सिमिलर मीथेन गैस एक्सप्लोजन यहीं पर पहले भी हुआ था, जिसमें 262 से ज्यादा माइनर्स की मृत्यु हो गई थी, जो कि हुआ था 1913 में। अगला जो डिजास्टर है वो बेल्जियम का है, जो कि 8 अगस्त 1956 में हुआ था, जिसके चलते 262 माइनर्स की मृत्यु हो गई थी। ये बड़े बड़े डिजास्टर है जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में देखे गए। अगला जो माइन डिजास्टर है वो है लोहांस्क माइन एक्सप्लोजन, जो कि यूक्रेन में हुआ था 11 मार्च 2000 में, जिसके चलते 80 माइनर्स की दुखद मृत्यु हो गई थी। यहां पर भी आप कारणों की यदि समीक्षा करें तो पुअर वेंटिलेशन सिस्टम ही आपको इस मीथेन एक्सप्लोजन के कारणों में दिखेगा। तो ये देश और दुनिया में हुए कई सारे मीथेन गैस और कोल डस्ट एक्सप्लोजन का लिस्ट था, जिसके चलते हमारे कई माइनर्स भाई की दुखद मृत्यु हुई। इनके कारणों की यदि हम समीक्षा करें तो ज्यादातर केस में पुअर वेंटिलेशन सिस्टम, मीथेन गैस का प्रॉपर्ली मॉनिटर ना होना, सेफ्टी नॉर्म्स का इग्नोरेंस, इन सारे मेजर एक्सीडेंट, मेजर डिजास्टर के कारण थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।